We are going to start with the portion of pathology, जिसमें जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ अबाउट सेलुलर इंजरी। सेलुलर इंजरी में जो सबसे पहली टर्म हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ सेलुलर अडेप्टेशंस। What are cellular adaptations? Reversible changes that can be physiologic, example uterine enlargement during pregnancy, or pathologic, example myocardial hypertrophy secondary to systemic hypertension. If stress is excessive or persistent, adaptations can progress to cell injury, example in significant left ventricular hypertrophy that leads to myocardial injury and that leads to heart failure ultimately. तो सेलुलर अडेप्टेशंस एज द नेम इंडिकेट्स कि सेल कुछ चीज़ों के साथ अडेप्ट कर जाता है। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के दौरान दे से कि यूट्राइन इनलार्जमेंट हो जाती है, यूट्रस इनलार्ज हो जाता है। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशन में फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हुई भी है तो उसके रिज़ल्ट में हार्ट पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा और फॉर सम कंपनसेशन हार्ट जो है टू इन ऑर्डर टू पम्प लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वो हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। बट दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस, दिस इज़ पैथोलॉजी। लेकिन अगर स्ट्रेस उन्होंने कहा है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ा है या फिर ये परसिस्टेंट है तो अडेप्टेशंस फेटल भी हो सकती हैं, दे कैन लीड टू सेल इंजरी। और एग्जांपल में उन्होंने क्या कहा है कि जब इतना ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाए उसकी वजह से देर आर वेरी मच चांसेस ऑफ मायोकार्डियल इंजरी विच कैन प्रोग्रेस टू हार्ट फेलियर। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स दे हैव डिस्क्राइब्ड कि व्हाट इज़ hypertrophy, what is hyperplasia, atrophy, metaplasia, dysplasia. We are already familiar with these terms. We have been studying these terms जब से बायोलॉजी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वील जस्ट गो थ्रू अ लिटिल बिट, वील सी द डायग्राम और उसके बाद हम देखेंगे व्हाट हैज़ बीन रिटन इन द टेक्स्ट। सो दीज आर द नॉर्मल सेल्स, आप देख सकते हैं। और अब क्या कंडीशंस होती हैं, सेलुलर अडेप्टेशन किस तरह हो सकती है? आइदर देयर में बी चेंज इन सेल साइज और नंबर। जब भी सेल का साइज चेंज होता है, इंक्रीज होता है मोस्टली, तो उसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी, सेल इनलार्ज हो गया। हाइपरप्लेजिया इज़ व्हेन द नंबर ऑफ द सेल्स इंक्रीज, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एंड एट्रोफी इज़ व्हेन द सेल्स नंबर ऑफ द सेल्स या फिर जो सेल्स हैं उनका साइज डिक्रीज हो जाए या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, कम हो जाए, उसको हम एट्रोफी कहते हैं। अगर ये अडेप्ट नहीं कर पाते तो क्या होता है, इरिवर्सिबल इंजरी की डेंजर होती है जिसकी वजह से या तो नेक्रोसिस हो जाती है इंजरी या फिर एपोप्टोसिस हो जाती है स्वेयर स्ट्रेस या इंजरी में। ठीक है, अगर सेल अडेप्ट नहीं कर पा रहा। ये तीन टर्म्स हमने पढ़ी। इसके बाद वी सी देयर इज़ अनदर टर्म विच इज़ कॉल्ड डिस्प्लेजिया। इसमें क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर ही इंटायरली चेंज हो सकता है। यू सी ये नॉर्मल स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया हुआ है और यहाँ पर डिस्प्लेजिया हुआ है। मेटाप्लेजिया इज़ व्हेन द सेल टाइप चेंजेस। फॉर एग्जांपल हम एक कंडीशन है पैराइडोसोफेगस, उसमें देखते हैं कि जो सेल टाइप है वो ही चेंज हो जाती है। ठीक है, एपिथेलियम ही चेंज हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम। इसकी हम डिटेल अभी देखेंगे कुछ देर में। और तीसरी कंडीशन है कि सेल का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाए और सेल का टाइप भी चेंज हो जाए, इस कंडीशन को कहते हैं नियोप्लेजिया। और ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है। अगर क्रॉनिक इरिटेंट रहता है तो नियोप्लेजिया, जो डिस्प्लेजिया और मेटाप्लेजिया वो नियोप्लेजिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर रेड एरोज़ से वो जो चीज़ें शो कर रहे हैं वो इरिवर्सिबल कंडीशंस हैं और जो ग्रीन एरोज़ से उन्होंने शो की हुए हैं वो रिवर्सिबल कंडीशंस हैं। अब हम इनकी डिटेल्स को देखते हैं। हाइपरट्रॉफी, व्हाट इज़ इट? Hypertrophy, increased structural proteins and organelles, which leads to increase in the size of the cells, example cardiac hypertrophy। यानी हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो गई, हार्ट की जितनी भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स थे, जितने भी ऑर्गेनेल्स थे, उनका साइज इंक्रीज हो गया। नंबर 2 इज़ हाइपरप्लेजिया, controlled proliferation of the stem cells and differentiated cells. So it is a normal process until it is controlled। ठीक है, जब तक ये कंट्रोल्ड है तब तक ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, there is increase in the number of cells, example in benign prostatic hyperplasia।
ठीक है। नाउ व्हाट इज़ benign prostatic hyperplasia? ये एक एज रिलेटेड कंडीशन है, मोस्टली इट अकर्स इन मैन जिनकी एज 50 या 40 से ज़्यादा होती है। BPH से इसको एब्रिविएट करते हैं। इट इज़ बेसिकली एज रिलेटेड पेरी यूरेथ्रल प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेट की के हाइपरप्लेजिया हो जाता है, और मोस्टली ये ट्रांजिशनल जोन के अंदर होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के ट्रांजिशनल जोन में। इसकी वजह से ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इसमें क्या होता है, हमने डिस्कस किया ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और सिम्टम्स क्या होते हैं कि देर इज़ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और भी सिम्टम्स होते हैं लाइक हेजिटेंसी, वीक स्ट्रीम, और इसको हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स या फिर 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स के थ्रू इसको ट्रीट करते हैं। चलो ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन यू शुड नो बेसिकली कि बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया क्या होता है। Then they say कि excessive stimulation it leads to pathologic hyperplasia, example endometrial hyperplasia। अक्सर ऐसे भी होता है कि endometrium की बहुत ज़्यादा proliferation हो जाती है, hyperplasia हो जाता है, जो cells हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा increase कर जाता है, which may progress to dysplasia and cancer। कैंसर इसमें सेल्स की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है, कोई बैरियर्स नहीं होते, सेल्स बस पागलों की तरह ग्रो करते जाते हैं, इन्वेड करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को। डिस्प्लेजिया क्या होता है, इसको अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। व्हाट इज़ एट्रोफी? डिक्रीज इन टिश्यू मास ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज, ब्रैकेट में उन्होंने कहा हुआ है इंक्रीज्ड साइटोस्केलेटन डिग्रेडेशन वाया द यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे and autophagy, that is the programmed digestion of damaged or misfolded intracellular proteins। फिर उन्होंने कहा हुआ है decreased protein synthesis and और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, एपोप्टोसिस। इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, ठीक है। और इसमें होता क्या है, टिश्यू का मास भी, टिश्यू का मास बहुत ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि टिश्यू का साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है। और बेसिकली इसमें होता क्या है कि वी आर वेल फेमिलियर विद द यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे। ये एक डिग्रेडेटिव प्रोसेस होता है विच रिक्वायर्स एटीपी, ठीक है, और जितने भी सेलुलर डेब्री होता है बेसिकली उसको क्लियर ऑफ करने के लिए ये पाथवे होता है। तो वो कहते हैं कि ये पाथवे यूटिलाइज करते हुए कुछ साइटोस्केलेटन की एक्सेसिव डिग्रेडेशन हो जाती है। इसका जो मैकेनिज्म है एट्रोफी का वो ये है। कॉजेज़ क्या होती हैं एट्रोफी की? दे इंक्लूड डिसयूज, डिनर्वेशन, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, लॉस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन एंड पुअर न्यूट्रिशन। या तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऑर्गन की एट्रोफी की हम बात करें, तो या तो या किसी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी चीज़ की कोई किसी लिम्ब एट्रोफी की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि या तो हम उस ऑर्गन को, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं कर रहे जिसकी वजह से उसकी एट्रोफी हो गई, या फिर उसकी नर्व सप्लाई को हमने डिस्टरप्ट कर दिया, डैमेज कर दिया, उसकी नर्व सप्लाई ख़त्म हो गई वहाँ से, या वहाँ पर सेंसेशन आना रुक गई तो उसका जो काम है वो रुक जाएगा। या फिर वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रहा, उसकी वजह से एट्रोफी हो गई है। हार्मोन्स उस एरिया को स्टिमुलेट नहीं कर पा रहे, उस पर्टिकुलर रीजन को, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को जो भी है, या फिर वहाँ पर न्यूट्रिशन नहीं पहुँच रहा। ज़ाहिर सी बात है, जब ब्लड सप्लाई नहीं आएगी, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुँचेंगे, ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचेगा, उसकी वजह से एट्रोफी हो जाएगी। देन कम्स मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या होता है? इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। इसमें हम पढ़ते हैं जो बैरेट एसोफेगस का आई जस्ट मेंशन, यहाँ पर भी उन्होंने लिखा हुआ है मेटाप्लेजिया इज़ द रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स। जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी रीप्रोग्रामिंग होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देयर इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ वन सेल टाइप बाय अनदर दैट कैन अडेप्ट टू अ न्यू स्ट्रेसर। किसी भी इरिटेंट, किसी भी स्ट्रेसर, कोई भी कोई ऐसा प्रोसेस जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस को हॉल्ट कर रहा है या उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसको हम स्ट्रेसर कह रहे हैं। किसी भी स्ट्रेसर के रिस्पॉन्स में वन सेल टाइप जो थी वो रिप्लेस हो जाए किसी और सेल टाइप से, यूजुअली ड्यू टू एक्सपोजर टू एन इरिटेंट सच एज गैस्ट्रिक एसिड, जिसकी वजह से एसोफेजियल एपिथेलियम इज रिप्लेस्ड बाय इंटेस्टिनल एपिथेलियम कॉल्ड पेरिट एसोफेगस।
यानी कि अगर मोस्टली वी सी अल्सर की कंडीशंस में या फिर एकलेजिया की कंडीशंस में कि जो गैस्ट्रिक एसिड होता है वो कार्डियो एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वहाँ से रिफ्लक्स करके ऊपर की तरफ एसोफेगस की तरफ चला जाता है। तो वो गैस्ट्रिक एसिड एक इरिटेंट के तौर पर एक्ट करता है, एसोफेगस के एपिथेलियम को वो डैमेज करता है। करता क्या है, एसोफेगस के एपिथेलियम को रिप्लेस कर देता है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ एपिथेलियम जिसको हम कहते हैं जो कि इंटेस्टिनल एपिथेलियम जो होता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं बैरेट एसोफेगस। तो पेरिटोसोफेगस को बेसिकली अगर हम थोड़ा समराइज करके गए तो इट इज़ मेटाप्लास्टिक रिप्लेसमेंट ऑफ द डिस्टल एसोफेजियल स्क्वेमस एपिथेलियम with intestinal columnar epithelium due to chronic GERD, gastrointestinal reflux disease, जिसकी वजह से एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। यू नो जो जो एसोफेजियल एपिथेलियम होता है दैट इज स्क्वेमस, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इंटेस्टिनल एपिथेलियम में विच इज कोलमनर। या फिर एक इरिटेंट उन्होंने गैस्ट्रिक एसिड कहा, दूसरा इरिटेंट वो कहते हैं और टोबैको स्मोक। वो क्या करता है, रिस्पिरेटरी सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो रिस्पिरेटरी सीलिया जो है वो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या जितना भी डेब्री है उसको रिमूव करता है। वो सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम रिप्लेस हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का, तो रिस्पिरेटरी एपिथेलियम का जो मेन फंक्शन था वो ही ख़त्म हो गया। तो उसकी वजह से भी वो कंडीशन जो होती है वो भी मेटाप्लेजिया की होती है। इट मे प्रोग्रेस टू डिस्प्लेजिया, ये डिस्प्लेजिया में भी कन्वर्ट हो सकती है, जिसमें क्या होता है, मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन विद परसिस्टेंट इंसल्ट। एग्जाम्पल, बैरेट एसोफेगस में लीड टू एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। यानी कि बैरेट एसोफेगस की जो कंडीशन है दैट इज़ ऑफ मेटाप्लेजिया, लेकिन अगर वो परसिस्टेंट रहे तो ये एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा में भी कन्वर्ट हो सकती है। आई हैव जस्ट डिस्कस्ड इट, और वो डिस्प्लेजिया की कंडीशन है। मेटाप्लेजिया ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कैन ऑल्सो अकर, एग्जाम्पल इन मायोसाइटस ऑसिफिकेंस। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि किसी भी काइंड ऑफ ट्रॉमा के बाद मसल के अंदर बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, तो दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस। तो कनेक्टिव टिश्यू के मेटाप्लेजिया में ये होता है। नाउ कम्स डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया इज disordered precancerous epithelial cell growth. D for dysplasia, D for disordered. It is precancerous epithelial cell growth. It is not considered a true adaptive response. It is characterized by loss of uniformity of the cell shape and size. इसको हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिज्म, यानी कि सेल का साइज और सेल की शेप नॉर्मल नहीं रहेगी। देयर इज़ लॉस ऑफ टिश्यू ओरिएंटेशन, न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं, जिसमें क्या होता है, उन्होंने क्या है, इंक्रीज न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो एंड क्लम्प्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की क्लम्पिंग शुरू हो जाती है, यानी कि एग्रीगेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। देयर इज़ माइल्ड एंड मॉडरेट डिस्प्लेजिया दैट इज़ do not involve entire thickness of epithelium and it may regress with alleviation of the inciting cause। यानी कि अगर जो चीज़ डिस्प्लेजिया कॉज कर रही है, अगर हम उस चीज़ को कम करते हैं, अगर वो इरिटेंट, अगर वो वो चीज़ अगर हम लेसन करते हैं, उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, तो डिस्प्लेजिया रिग्रेस हो सकता है, कम हो सकता है। Sware dysplasia often becomes irreversible and progresses to carcinoma in situ। तो डिस्प्लेसिया में कन्वर्ट इनटू कार्सिनोमा, ठीक है। इट इज़ यूजुअली प्रिसीडेड बाय परसिस्टेंट मेटाप्लेसिया और पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया। तो यू नीड टू मेमोराइज इट, यू नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इसके बाद कम्स द सेल इंजरी। सेल इंजरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव अ लुक एट द डायग्राम, और उसके बाद जो भी चेंजेस होते हैं हम उनको काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। दिस इज़ अ नॉर्मल सेल जिसमें दे हैव शोन के दिस इज़ द न्यूक्लियस और दिस इज़ न्यूक्लियोलस। यू कैन सी द क्रोमेटिन, you can see right over here this is the rough endoplasmic reticulum, क्योंकि इसके ऊपर ये आप राइबोसोम्स भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी आप देख सकते हैं, लाइजोसोम्स हैं, ऑल दीज थिंग्स। अब होता क्या है,
सारे प्रोसेस में सेलुलर इंजरी में हम देखते हैं सेल स्वेल भी कर रहा है, राइबोसोम्स डिटैच भी हो रहे हैं, मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग भी हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन है उसके एग्रीगेट्स भी बन रहे हैं, क्लम्पिंग भी हो रही है। फिर अल्टीमेटली इरिवर्सिबली क्या होता है कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, रप्चर हो जाती है, लाइसोसोम्स रप्चर होते हैं, उनके अंदर से जो एंजाइम्स हैं जो यू नो बाकी सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करते हैं वो सारे रिलीज़ हो जाते हैं, सेल की ऑटोलाइसिस कर देते हैं, न्यूक्लियस डिग्रेड हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी बढ़ जाती है और एट द एंड सेल पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता क्या है, कैसे होता है, we'll go through it one by one. Now, there are two types of cell injuries. There is reversible cell injury and there is irreversible cell injury. रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, अच्छा इन एरोज में देव शोन के जो ग्रीन से शो किए हुए हैं दे शो द रिवर्सिबल सेल इंजरी और जो रेड वाले हैं दे शो इरिवर्सिबल सेल इंजरी एंड अल्टीमेटली जो ब्लैक कलर के एरो से शो किया हुआ है इट इज़ द सेल डेथ और द सेल नेक्रोसिस। ठीक है, अच्छा रिवर्सिबल सेल इंजरी में एटीपी कम हो जाता है जिसकी वजह से देर इज़ डिक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पम्प्स, क्योंकि ये पम्प्स जो हैं ज़ाहिर सी बात है वो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू आयंस की पंपिंग करें तो एटीपी तो रिक्वायर्ड है। जब सेल इंजरी होगी एटीपी नहीं मिलेगा, इन पम्प्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी या ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, सेल्यूलर स्वेलिंग हो जाएगी। क्यों सेल्यूलर स्वेलिंग होगी, क्योंकि आयंस की ट्रांसपोर्ट रुक गई है। जो बाहर थे जिन्होंने अंदर आना था, जो अंदर थे जिन्होंने बाहर जाना था और एक बैलेंस मेंटेन रहना था, वो बैलेंस मेंटेन नहीं रहता, सेल स्वेल कर जाता है। द साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, इन सब की स्वेलिंग हो जाती है। दिस इज़ द अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी। फिर देर इज़ राइबोसोमल और पोलीसोमल डिटैचमेंट। आप देख सकते हैं कि रिवर्सिबली क्या होता है कि जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच थे वो डिटैच हो गए हैं और ज़ाहिर सी बात है इससे प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हॉल्ट हो जाएगा। फिर क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लेबिंग, यू कैन सी राइट द ब्लेब्स ओवर हेयर। ब्लेब्स कहते हैं ब्लिस्टर्स को या फिर जो भी बबल्स बन जाते हैं उनको। फिर न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं in which there is chromatin clumping. Then there is rapid loss of function. Example, myocardial cells are not non-contractile after 1 to 2 minutes of ischemia. यानी इतने short span of time के अंदर जो myocardial cells हैं वो non-contractile हो जाते हैं, उनका तकरीबन function ख़त्म हो जाता है। Myelin figures जिसमें उन्होंने क्या है, there is aggregation of peroxidized lipids. परऑक्सीडाइज्ड लिपिड्स वो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डैमेज हो गए होते हैं बाय द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डैमेज होती है, सेलुलर इंजरी होती है और जितने भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं या एथरोस्क्लेरोसिस है ये उनकी तरफ उनमें रोल प्ले करता है पर ऑक्सीडाइज्ड लिपिड्स। देन कम्स द इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इसमें क्या होता है, देर इज़ ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, प्लाज्मा में ये यहाँ पर इरिवर्सिबल सेल इंजरी शो की हुई है। सेल मेम्ब्रेन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो बाकी बचेगा क्या, ठीक है। जितने भी एंजाइम्स हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा ट्रोपोनिन, दे लीक आउटसाइड ऑफ द सेल इन फ्लक्स ऑफ कैल्शियम which leads to activation of degradative enzymes. प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, जितने भी एंजाइम्स थे वो बाहर रिलीज़ हो गए, लीक हो गए, सेल के अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ जिसकी वजह से जितने भी डिग्रेडेटिव एंजाइम्स थे वो एक्टिवेट हो गए। दूसरा चेंज क्या होता है, देयर इज़ माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज और डिसफंक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड डिक्रीज्ड एटीपी। हमें पता है कि द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम इज़ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। इसके रिजल्ट में क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ATP हमें मिलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नॉन फंक्शनल हो जाए तो ATP भी कम हो जाएगा। तीसरा चेंज क्या है कि लाइसोसोम्स रप्चर हो जाते हैं, फिर एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, वो ऑटोलाइसिस करते हैं। देन कम्स न्यूक्लियर डिग्रेडेशन। ये कुछ टर्म्स हैं जिसमें वी सी पिक्नोसिस। पिक्नोसिस इज़ न्यूक्लियर कंडेंसेशन,
जिसकी वजह से क्या होता है कि क्रोमेटिन एक श्रंकन से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। और न्यूक्लियस इंटेंसली बेसोफिलिक हो जाता है, ये सेल डेथ का अर्ली साइन होता है। देन कम्स karyorrhexis. It is nuclear fragmentation caused by endonuclease mediated cleavage. बेसिकली इसमें क्या होता है, जो पिक्नोटिक न्यूक्लियस होता है उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, और ये नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दोनों कंडीशंस में देखा जाता है कैरियोरेक्सिस। देन कम्स कैरियोलाइसिस, इसमें न्यूक्लियस कम्प्लीटली डिसोल्यूट हो जाता है। इसके बाद इन्हें क्या है, एमोर्फस डेंसिटीज और इंक्लूजन्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफरेंट इंक्लूजन्स जो हैं, एमोर्फस इंक्लूजन्स, वो देखी गई हैं। This completes the topic of cellular injury. Apoptosis we'll start in the next lecture, hopefully.